नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके एग्जाम में सीधे हिट करती है, और आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं। ये नहीं कि पूरा एकदम सीट दे दिया उसमें किताब के जैसे पढ़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको वही पॉइंट बताऊँगा जो आपके एग्जाम में दिखेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। IPL 2022 के विजेता कौन है पूछा गया था। मैंने पहले बताया है भाई, IPL के बारे में पूरा डाटा दे रखा है, और आने वाली जो IPL है 16वीं IPL 2023, इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका गया है। तो आपका सैम करन जो है ये सबसे महंगा खिलाड़ी है जिसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है, ये 2023 वाले के लिए। तो 2022 के जो विजेता हैं ये आपका गुजरात टाइटंस हैं। इसके अलावा IPL 2022 के विजेता गुजरात, और उप विजेता अगर पूछे तो राजस्थान रॉयल को बता दीजिएगा। IPL 2022 का जो है 15वां सीजन था। 2023 में जो IPL होगा ये 16वां सीजन होगा। ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन बनाने हेतु दिया जाता है, तो जॉस बटलर को 2022 में दिया गया था। पर्पल कैप जो है यजुवेंद्र चहल को दिया गया था सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। IPL 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन थे जिसे मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। ईशान किशन जो है वर्तमान समय में 126 बॉल में दोहरा शतक लगाकर विश्व में सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं, तो ये ध्यान भी रखें। इसके अलावा IPL 2022 में जो है, इसके अलावा IPL में अब तक सबसे अधिक विकेट जो है डेविन ब्रावो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए क्योंकि IPL से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे अधिक विकेट जो है अभी भी डेविन ब्रावो के नाम है, सबसे अधिक रन जो है विराट कोहली के नाम है, और सबसे अधिक जो 6 है ये आपका क्रिस गेल के नाम है। तो ये सभी बात, ये तीनों पॉइंट जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा IPL के जो पिछले IPL यानी 2022 वाला जो IPL है इसका स्पॉन्सरशिप किसके पास था, तो टाटा के पास था। IPL का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर कहिए मोटेरा स्टेडियम गुजरात के अंदर खेला गया था। WPL 2023 जो करंट में हो रही है ये आपका मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में और आपका जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम को ही बोर्न स्टेडियम कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। WPL का मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है, ठीक है, महिलाओं वाली। इसके अलावा दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मैंने आपको याद दिलाया था कि भाई जो भी रेड्डी सरनेम है आंख बंद करके कुचिपुड़ी लगा देना। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो हारे का सहारा, है ना, तो कुचिपुड़ी। इसके अलावा मैंने कहा था भाई जो सिंह सरनेम है लगभग आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और कहा था, है ना, सिंह हो गया, और आपका झावेरी बहन जो है ये आपका मणिपुरी से ही संबंधित है। तो ये सब जो कुछ क्लू हैं आपको काम आ जाता है अगर याद ना हो तो दीपिका रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। हालांकि ये रेड्डी फैमिली ही पूरा जो है कुचिपुड़ी नृत्य के जो है संबंधित कलाकार हैं। जैसे राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये दोनों पति पत्नी है, बाद बाकी इनके संतान वगैरह हैं। इसके अलावा कल्याण कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये सब मोहिनी अट्टम जो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं इससे संबंधित हैं। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, और ये सब जो है आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके अलावा सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगृही, गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के जो है प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। झावेरी बहन, है ना, गोपाल सिंह, इसके वाला अमलिक सिंह हो जाएगा, सोनरिक सिंह हो जाएगा, ये सब मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। जतीन गोस्वामी सतरिया नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, इनकी मृत्यु 2022 में हो गई थी। इसके अलावा जो कथक है ये आपका उत्तर नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये बात भी ध्यान रखें। सोनल मान सिंह ओडिसी संबंधित है, ये तो बता ही चुके हैं। इसके अलावा इनमें से कौन सी त्यौहार असम में मनाई जाती है, देखिए सीधे सीधे बिहू कल से लेकर आज तक पूछा जा रहा है, तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहारों में से है। अम्बुबाची मेला भी असम में लगती है। बोगुरम्बा त्यौहार ये भी आपका असम में ही होती है। इसके अलावा आइए असम में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। सतरिया नृत्य हो गया असम से संबंधित। माजुली नदी द्वीप जो दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर ये शक्तिपीठ है, ये भी आपका जो है असम में है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी है, बराक नदी है, सुबनसिरी नदी है, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से होती है, सिंधु और सतलज के साथ साथ, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में स्वर्ण की खदान कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, उस दिन बताए थे ना भाई, KGF। पिक्चर देखने के लिए तो टिकट ब्लैक से ले लेंगे, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं है आप लोगों का, है ना। तो कोलार कर्नाटक
कोलार कर्नाटक से संबंधित है, आपका स्वर्ण की खदान कोलार में है, इसी पे केजीएफ पिक्चर बना है। कोलार गोल्ड फील्ड इसका फुल फॉर्म है। खेतरी जो है ये तांबा के लिए विख्यात है, ये आपका राजस्थान में है। मध्य प्रदेश जो है, हाँ लेकिन एक चीज़ और कि भाई तांबा के उत्खनन में अगर करंट में पूछे तो एमपी सबसे टॉप पे है, तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान नहीं मार देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, फिर बताएंगे कि आप बताए थे, है ना। तो एमपी सबसे ज़्यादा उत्खनन करता है, लेकिन खेतरी जो खान है ये आपका राजस्थान में है। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा में है, यहाँ पे आपका हीरा मिलता है ना। हीरा में है नहीं भाई, हीरा मिलता है। पन्ना जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। जादूगोरा जगह का नाम है जो झारखंड के अंदर है, यहाँ पे यूरेनियम पाई जाती है। बादाम पहाड़ी उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है वर्तमान में, उत्खनन किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात आपका मुंह से निकल गया है, तो मारगू गोवा बंदरगाह जो है यहाँ से आपका लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक जो है ये भी आपका लौह अयस्क रखता है, लेकिन उत्खनन करने के मामले में ओडिशा आगे निकल गया है। सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता कौन है? एक बच्चे बताए कि भाई सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स भी पूछा था, तो मैंने आगे रख लिया है। तो सिंगापुर ओपन के विजेता पीवी सिंधु है। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, ये सारे प्रश्न जो है रोहित जी भेजे हैं हमारे टेलीग्राम पे, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला भी हैं भारतीय। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता जो है कर्णव मल्लेश्वरी हैं, जो आपका सबसे पहले ओलंपिक में पदक प्राप्त की थी महिला में। इसके अलावा पतंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पतंग महोत्सव 2022 या 2023 पूछा गया होगा, क्योंकि इसका डेट फिक्स है आपका 14 जनवरी को ये महोत्सव होती है, गुजरात के अंदर होती है, ठीक है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव है ना, तो ये आपका गुजरात के अंदर है, इसका राइट आंसर गुजरात था। इसके अलावा गुजरात में और को आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, देखने को मिलेगा। पालीताना का जैन मंदिर देखने को मिलेगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। धौलावीरा हड़प्पन साइट देखने को मिलेगा, ये यूनेस्को के अंतिम साइट है, भारत की 40वें साइट है। यहाँ पे जो है खेल का मैदान की उत्खनन किया गया है। ये क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में टपक पड़ेगा ये। इसके अलावा मोढेरा का मोढेरा जो गांव है, सूर्य मंदिर तो ये है, मोढेरा जो गांव है ये 24x7 सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, आज गुजरात से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में किस जगह से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे जो है अमृत महोत्सव का शुरुआत किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आज़ादी की अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए हैं, तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम। आपको याद होगा जो दांडी मार्च आपका चला था, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा, तो इन्हीं याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ से किया गया है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? देखिए डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आउटपुट होते हैं और एक आपका इनपुट होते हैं। तो अगर आपको याद नहीं रह पाता है कि भाई कौन आउटपुट है कौन इनपुट है, तो आप विजुलाइज कर लिया कीजिए कि जिस चीज़ से हमें कोई चीज़ की प्राप्ति होती है वो आउटपुट डिवाइस है, और जिसको हम कोई डाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड को ले लीजिए, तो कीबोर्ड में आप टाइप करते हैं, आपको कीबोर्ड पे कोई चीज़ आउटपुट मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। लेकिन आप मॉनिटर पे तो आपको आउटपुट मिलता है, वीडियो देखते हैं, कुछ टाइप करते हैं तो देखते हैं, तो मॉनिटर आउटपुट हो गया। प्रिंटर से भी हमें प्रिंट होता है, तो ये भी आउटपुट है। तो जो भी आपका जो है आउटपुट जो कुछ देता है आउटपुट है, जो कुछ लेता है इनपुट है। सिंगापुर फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता था। आपको याद होगा जिस दिन मार्क्स बस्टा पेन वाला जो बताए थे, उस दिन मैं इसको ये भी बताया था, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? देखिए मैंने बता रखा भाई 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, तो इसमें जो 26 है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक ये 4 आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता से है। इंडिया का अपना जो है कोई एक पार्टिकुलर धर्म नहीं है, यहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं और सभी स्वतंत्र हैं। इसके अलावा 14 से लेकर 18 जो है ये आपका इक्वलिटी का अधिकार है, मतलब इक्वलिटी का राइट है, आपका समानता का अधिकार है। जैसे 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति धर्म लिंग भाव आदि लिंग नाम आदि के नाम पे जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में अवसरों की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत,
18 में उपाधि का अंत। तो ये 5 जो हो जाएंगे आपको इक्वलिटी का अधिकार है। 19 में आपका प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के कई सारे पार्ट है जिसमें 6 पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत जो है आप इंडिया में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जो है आप सभा कर सकते हैं, है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार यानी बोलने का जो मीडिया वगैरह है इन्हीं से चलता है। इसके अलावा 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। वैसे जनरल वे में संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू मौलिक अधिकार के हनन होने पे आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 124 में है, हाई कोर्ट 214 में है, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछी गई है तो 8586 मीटर जो है कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है। ये भारतीय भूभाग सिक्किम में स्थित है। सिक्किम पहले भारत का जो है राज्य नहीं हुआ करता था। 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है और इस तरीके से सिक्किम को भारत में 22वें राज्य के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसकी टोटल हाइट 8850 मीटर है। पहले 8848 मीटर लिखता था लेकिन अब 8850 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी का ये जो है चोटी है। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन बलित न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, तो ये बात भी ध्यान रखें। लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज आपसे पूछा जाए तो एंडीज बता देना। और एंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महादेश में है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात पूछा जाए तो एंजील बता देना जो आपका वेनेजुएला में है ना। इंडिया की सबसे ऊंची जलप्रपात पूछी जाए तो कूचिकल बता देना जो कर्नाटक में है। इंडिया की जो न्यागरा कहा जाता है जलप्रपात को, ये आपका चित्रकूट जलप्रपात है जो आपका छत्तीसगढ़ में है। तो चित्रकूट बता देना कि भारत का न्यागरा कहा जाता है इसे। इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, इसे केटू कहा जाता है, काराकोरम 2। इसमें भारत और पाकिस्तान की सम्मिलित एरिया को घेरता है। पाकिस्तान के जो मुजफ्फराबाद वाला इलाका है, पीओके वाला जो क्षेत्र है उसको उस तक फैला हुआ है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहला तो माउंट एवरेस्ट हो चुका है ना। क्रम से पढ़ें, एक सिस्मेटिक ढंग में सब चीज याद हो जाता है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। अगर दुनिया का तीसरा हो गया तो भारत का दूसरा हो गया, क्योंकि भारत का दूसरा जो है पहला जो है गॉडविन ऑस्टिन है जो दूसरा है दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी। तो ये सब क्वेश्चन जो है आज के थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में ये वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे तक भी पहुंचे। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि एग्जाम में मेरे एनालिसिस से आपको हेल्प मिले, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, है ना। क्वेश्चन आंसर तो आप कई जगह से देख सकते हैं जी, है ना। क्वेश्चन आंसर तो पूरे अवेलेबल है। आजकल दुनिया में जितने स्टूडेंट हैं उससे ज़्यादा गुरुजी हैं, है ना। लेकिन मेरा जो प्रयास है उसको सफल बनाएं, थोड़ा सा जो है शेयर वेयर कर दिया करिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।